हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 1 संसाधन एवं विकास। इस वीडियो में हम संसाधन एवं विकास का दूसरा भाग करेंगे। पहला भाग मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो जो हमारा चैप्टर है संसाधन एवं विकास, पहले पार्ट में हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था कि जो भी वस्तुएं हमारे किसी न किसी प्रयोग में आती हैं वो हमारे लिए संसाधन होती हैं। तो भू संसाधन, भूमि, ज़मीन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भूमि क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है? देखिए, हम जो काम करते हैं, हमारा जो भी डेली का है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो कहाँ उगता है? ज़मीन पर। हमारे जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ, पहाड़ कहाँ है? सब ज़मीन पर ही है ना। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम खाना खा रहे हैं, अगर उस वहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो हमारी फसलें कैसे उगेंगी? अगर भूमि अच्छी नहीं होगी, हाँ, भूमि पे ही हमारे परिवहन के साधन चलते हैं, संचार व्यवस्था सब भूमि पर ही आधारित है। आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो हमारा कौन सा काम, हवा में तो कुछ होगा नहीं। तो हम कोई भी काम करेंगे, हमें उसके लिए ज़मीन चाहिए ही चाहिए। तो भूमि एक बहुत इम्पॉर्टेंट संसाधन है, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ज़मीन है पूरी पृथ्वी पर, वो एक सीमित संसाधन है। हम ज़मीन वाला एरिया नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमें जो भी, तो अभी हमने जब संसाधन नियोजन किया था कि हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, सीमित संसाधन है, उनको हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। इसी तरीके से भूमि जो है हमारे पास सीमित है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमें उसको बहुत सोच समझ के योजना के साथ ही प्रयोग करना है। उसके बाद है भारत में भू उपयोग प्रारूप। जो अब हम भारत की बात करेंगे। भारत में जो ज़मीन है वो किस तरीके, तो उसको हम किस तरीके से बांटेंगे? भू आकृति की, ज़मीन की आकृति क्या है, किस तरीके में है वो हमारे पास, जलवायु, हर जगह की जो भूमि अलग अलग है, वहाँ की जलवायु थोड़े थोड़े हमारे, देखिए डिस्टेंस पर जब हम जाते हैं तो जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है जहाँ बहुत गर्मी होती है। ठीक, नॉर्थ एरिया में हमारे जम्मू कश्मीर में हिमालय पर्वत पे बर्फ़ भी होती है। हमारे यहाँ तट रेखा भी है, वहाँ की जलवायु अलग होती है। तो अलग अलग तरीके की हमारे यहाँ पर्वत भी है, पठार भी है, तटीय भी एरिया भी है, रेगिस्तान भी है। तो हमारे पास अलग अलग तरीके की ज़मीन है, अलग अलग तरीके के वहाँ पे जलवायु होती है। और इन ज़मीन में बहुत तरीके की हमारे पास मृदा, मिट्टी पाई जाती है। फिर है, ये तो भौतिक कारक है कि जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, ये हमें प्रकृति ने दिया है। अब है उस भूमि को, वहाँ भूमि कैसे, बहुत सारी चीज़ें मानव के ऊपर भी निर्भर करती हैं, जैसे जनसंख्या। अभी मैंने आपको बताया कि भूमि सीमित है, लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, हम अपने रहने के लिए और खेतों के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने वाले भी बढ़ रहे हैं, तो फसलें भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, और भूमि, क्योंकि हमारे को और ज़्यादा भूमि की ज़रूरत पड़ती जा रही है, तो भूमि पे हमारे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता जा रहा है। हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं भूमि को यूज़ करने के लिए, और हमारी सांस्कृतिक और परंपराएं जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो हम ज़मीन को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है। तो उसकी वजह से इस भूमि को कुछ नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि हम जो काम करते हैं, जैसे कुछ ऐसी क्रियाएं हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिससे कि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे सबसे पहले वन उन्मूलन। वन उन्मूलन में क्या है, हम अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो उससे हमारी भूमि की जो एक क्षमता है, उपयोगिता है, वो कम होती जा रही है। अति पशुचारण, हम पशुओं को चरने के लिए छोड़ते हैं, तो वो भी हमारी भूमि की जो क्वालिटी है वो कम करती है। खनन, हम ज़मीन खोद रहे हैं, खनिज पदार्थ निकालते जा रहे हैं, तो उससे भी हमारी भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा?
देखो हमें संसाधन है तो हम इसको अपने लिए यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ और स्टेप्स भी करने हैं। वन हम काट रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो अगर हम जंगल काटते हैं, पेड़ काटते हैं, तो उसके बदले हम पेड़ लगा भी दें। तो वनारोपण, हमें जंगल को उगाना है और पेड़ लगाने हैं। चारागाहों का उचित प्रबंधन, जानवरों के चरने के लिए एक उचित प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। पशुचार की, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग, एक जगह निश्चित करनी पड़ेगी। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, जो आपके रेतीले टीले हैं जहाँ से रेत उठती है, क्योंकि रेत उपजाऊ नहीं होती है हमारी, तो उनको भी हमें झाड़ियों से उनको रोकना है। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, बहुत सारी भूमि हमारी ऐसी होती है जो हमारे किसी काम नहीं होती, बंजर होती है, मतलब जो उपजाऊ नहीं। खनन नियंत्रण, हमें खनिजों पे नियंत्रण करना है। फिर है आपका मृदा संसाधन। मृदा मतलब मिट्टी, हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति, जो फसल हम उगा रहे हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मृदा का, मिट्टी का। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो हमारी फसलें बहुत अच्छी होंगी। तो हमारे, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर बहुत तरीके की मृदा पाई जाती हैं। देखो इसको मैं आपको एक मैप के द्वारा दिखाती हूँ। ये आपकी ज्योग्राफी की बुक में मैप दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए ये डिफरेंट कलर्स में दिया हुआ है, और डिफरेंट कलर का मतलब अलग अलग मृदा है। तो यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें देखो डार्क ग्रीन कलर का मतलब है पर्वत और वन, ये पर्वतीय मृदा है। फिर है जो लाइट ग्रीन कलर का है आपका, यहाँ पे जलोढ़ मृदा होती है। जहाँ पे आपका ये रेड कलर में है, यहाँ पर सारी जगह लाल और पीली मिट्टी है। ये ग्रे कलर में काली मिट्टी पाई जाती है, लाइट पिंक कलर में लेटराइट, और जो ये येलो कलर है यहाँ पे शुष्क या रेतीली मिट्टी, मृदा जिसको हम कहते हैं। तो देखिए ये कैसे कैसे, सबसे ऊपर जो आपका नॉर्थ एरिया है डार्क ग्रीन, देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद जब हम नीचे उतरते हैं तो जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है ये हमारा उत्तरी मैदान का एरिया है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी कौन लेकर, ये पर्वत से जब हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब ऊपर से नीचे उतरती हैं तो ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और ये उत्तरी मैदान में छोड़कर आगे निकल जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। फिर ये आपको मैप में ये सारी दी हुई है। देखिए अभी हमने बात करी थी भू संसाधन, तो हमारे यहाँ जो भारत में जो मिट्टी है वो देखिए 43% मैदान है, 27% पठार है और 30% पर्वतीय भूमि है। भूमि निम्नीकरण के आपको कारण बता दिया है, खनन, पशुचारण, वनों की कटाई, अत्यधिक सिंचाई, शहर बसते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए हम जंगलों को काटे जा रहे हैं। हम जो घरों में डेली हमारे घर से कचरा निकलता है, बड़े बड़े कारखाने हैं जिनसे कचरा निकलता है, जिससे कि हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। अब है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया कि हमारे पास बहुत सारी मिट्टी है, तो अब उन मिट्टियों की आपको क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखिए जलोढ़ मिट्टी, जो कि उत्तरी विशाल मैदान, जो अभी आपको बताया, जब पहाड़ से हम नीचे उतरते हैं हिमालय पर्वत से, तो वो सारा एरिया हमारा उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बस, असम, इन जगहों पर है। ये मिट्टी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ लेकर आती हैं पहाड़ों पे से, हिमालय पर्वत से, और यहाँ पर बिछा के आगे निकल जाती हैं। इन मिट्टी को हम खादर और बांगर 2 भागों में बांटते हैं, और यह मिट्टी चावल, गेहूं और अन्य फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। ये उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद है काली मिट्टी, ये कपास की खेती, जिसमें हम सूत बनता है ना, कॉटन, तो उसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इसको हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी लावाजनक शैलों से बनती है, जो लावा निकलता है हमारा ज्वालामुखी से, उनसे जो पहाड़ शैल बने हैं, पर्वत बने हैं, वहाँ से ये मिट्टी
आती है। ये बेसिकली दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद है लेटराइट। ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, यहाँ पे भी फसल होती है लेकिन ये जलोढ़ और काली मिट्टी के कंपैरिजन में कम उपजाऊ होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इन जगहों पर पाई जाती है और ये चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। फिर है मरुस्थलीय। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में पाई जाती है। हमारे यहाँ भारत में जो रेगिस्तान है उसका नाम है थार। ये थार मरुस्थल में पाई जाती है। इसका जो रंग है वो लाल और भूरा है। ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, इसमें लवणीय, नमक और ये रेतीली मिट्टी होती है। फिर है लाल और पीली मिट्टी। ये मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में पाई जाती है। इसका जो लाल रंग है इसमें लौह धातु, लोहा जो होता है वो क्योंकि लोहा एक खनिज है और वो हमारे ज़मीन के अंदर पर्वतों में पाया जाता है, तो इस मिट्टी में लौह धातु ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है। तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम घाट की पहाड़ियों में पाई जाती है। फिर है आपका वन मृदा। जंगलों में जो मिट्टी पाई जाती है ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें मोटे मोटे कण होते हैं और ह्यूमस रहित होते हैं। ह्यूमस इम्पॉर्टेंट है बहुत मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के लिए। तो ये हमने डिफरेंट अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ी हैं। अब देखिए इसमें मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन क्या होता है? जो मिट्टी का बह जाना अपनी जगह से, उसका कारण हो सकता है जल के द्वारा और वायु के द्वारा, ठीक है। और जैसे हवा चली, मिट्टी बह गई, तो जो हमारी मिट्टी है उसकी ऊपरी परत जब बह जाती है तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। तो इसका जो 4 कारण है वो है, मुख्य कारण जो है वनों को काटना, बहुत ज़्यादा कृषि, बहुत ज़्यादा पशुचारण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना और जो भी हम कारखाने बनना और जो हमारा कचरा है, बहुत सारा जो मानव क्रियाएं हैं उनके लिए ये उनकी वजह से मृदा अपरदन होता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी मृदा अपरदन होगा तो जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो तो हमारी चली गई, तो हम उसमें फसल कैसे उगाएंगे। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो उपाय हैं वो वही है जिनकी वजह से मृदा अपरदन होता है, उन्हीं पे ही हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम वन काट रहे हैं तो हमें और पेड़ लगाने भी चाहिए। पशुचारण की समस्या को हमें सुलझाना चाहिए और पेड़ों को, और एक इसमें सबसे बड़ा तरीका पेड़ लगाने का ही है। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगा सकते हैं हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितने भी मृदा हैं उसकी जो जो विशेषताएं हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।